बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस के 1.1 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 7th यूनिट फिनिश किया है। 7th यूनिट फिनिश करने के बाद हम लोगों ने अब दोबारा पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह जितने चैप्टर्स हम लोग कवर कर सकेंगे वो हम कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द कवर करने की। आज हम लोग पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली स्मार्ट सिलेबस के निशानात नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर देखिए ये मैंने टिक किए हुए हैं। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का पाँचवा और नौवां पार्ट, ये जो है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्लास वर्क के तौर पे। और जहाँ मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, पाँचवां पार्ट दूसरे क्वेश्चन का और चौथा पार्ट दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का पहला और नौवां पार्ट, ये आप लोगों के होमवर्क का हिस्सा है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, लेकिन वही पुरानी लॉजिक इस्तेमाल करूँगा कि होमवर्क और क्लास वर्क को ध्यान में रखे बिना आज हम लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, उसमें से मैं आपको पहला और तीसरा करवाऊंगा और चौथा पार्ट इंशाल्लाह आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन के, आप लोगों को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसको आपने मसवातों को म्यारी फॉर्म में लिखना है। आपने बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपने क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जो आखिर में जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं बता पाऊँगा कि कौन सी प्योर दो दर्जी मसवात, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो वो मुझे उस टाइम बताऊँगा, फिर आप मेंशन कर सकेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, लेकिन क्या वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली याद रखिए कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ax² + bx + c = 0 होती है। यानी आप पहले x² की वैल्यू लाएंगे, उसके साथ कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, फिर x की वैल्यू लाएंगे, उसके साथ कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है, और फिर कांस्टेंट होगा यानी नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, वो एक ही बात है। इक्वल टू 0 जो है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल बीच में आ रहा है, तो मुझे शुरू में डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर इक्वल का निशान नहीं डालूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करने लगूँ तो जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x²। जब x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -3x। ये प्लस प्लस था, प्लस हुआ, ये प्लस माइनस है, माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद +7x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो +7x बन जाएगा, और +7 -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी तरफ -7 लिखा हुआ है उसको अगले स्टेप में मैं उठाकर इक्वल के इस तरफ ले आऊँगा, तो उस तरफ फिर सिर्फ 0 रह जाएगा। इस तरफ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि दूसरी तरफ मुझे 0 ही चाहिए, अकेला 0 ही दूसरी तरफ चाहिए। तो ये सारी रकम लिख रहा हूँ यहाँ पर। x² तो एज इट इज़ आ गया, x² तो एज इट इज़ आ गया, 21 भी फ़िलहाल एज इट इज़ आ गया। अलबत्ता ये जो -3x और +4x है, इन दोनों का देखिए इन दोनों की बेस यानी x सेम है और इनकी पावर भी सेम है। दो वैल्यूज़ तब आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं जब उनके साथ बेस भी सेम हो और बेस की पावर भी सेम हो। अददी सर बेशक डिफरेंट हो, कोफिशिएंट्स बेशक डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं है। अब पहले तो ये डिसाइड करना है कि इसको प्लस करना है कि माइनस। तो एक के साथ प्लस का साइन है, दूसरे के साथ माइनस का साइन है, तो हम उसे माइनस करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। और बड़ी रकम का साइन जो है वो आपका आंसर के साथ आएगा। बड़ी रकम 7x है तो उसका प्लस जो है वो आपका आंसर के साथ आ गया। ठीक है, अब 7x में से 3x माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास बाकी बचेगा 4x। 7x में से 3x माइनस किया तो बाकी बचा 4x। मैं रिपीट कर दूं, x और x बेस सेम थी, 1 और 1 पावर सेम थी, वरना इसके साथ आप इसीलिए प्लस माइनस नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पावर 2 है, x² लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद x को एज इट इज़ लिखना है। बेसिकली जमा या तफरीक, प्लस या माइनस जो होता है वो कोफिशिएंट्स अददी सर होते हैं, तो इसलिए 7 में से 3 गया तो बाकी आपके पास 4 बच गया। अब देखिए पहली शक्ल तो बन गई, x² आपके पास आ गया, नंबर यहाँ कोई नहीं है। जब इसके साथ कोई नंबर ना लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कोफिशिएंट जो है वो 1 है, अददी सर जो है वो 1 है, यानी a की वैल्यू जो है वो आपके पास इस केस में 1 कंसीडर होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर 4x भी आपके पास आ गया, यानी bx भी आ गया।
इस दफ़ा 4x में b की वैल्यू 4 मानी जाएगी। 21 में से 7 माइनस होगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो इसलिए माइनस होगा और बड़े नंबर का साइन आंसर के साथ आएगा। बड़ा नंबर 21 है तो आंसर के साथ माइनस आएगा। एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, 21 में से 7 गया तो बाकी आपके पास 14 बच जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पहले सवाल के पहले पार्ट का, जिसमें हमने a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैंने प्लस ही पढ़ा है। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आज के लेक्चर के लिए ये बेसिकली आखिरी पार्ट होगा, आप लोगों ने गौर से समझना है, और चौथा पार्ट फिर आप लोगों ने अपने काम के तौर पर ख़ुद करना है। ठीक हो गया बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास रकम दी हुई है x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास वैल्यू दी हुई है जिसको मैंने फॉर्म यही बनानी है। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चों, ये जो अभी मैं समझाने लगा हूँ ये आपका इस सवाल का भी हिस्सा है, इस सवाल का भी हिस्सा है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है जो मैं अभी समझाने लगा हूँ। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर मेरे पास इस तरीके से वैल्यू है तो मैं क्या करूँगा, डिवीजन के नीचे देखूँगा क्या क्या लिखा हुआ है। एक x लिखा हुआ है और एक x प्लस 1 लिखा हुआ है। एक x लिखा हुआ है और एक x प्लस 1 लिखा हुआ है। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूँ चौथा पार्ट, तो इसमें डिवीजन के नीचे एक x लिखा हुआ है, एक x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने ये लिखा चौथे सवाल में x और x माइनस 2 जो है, अब जो ये आपने डिवीजन के नीचे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा किया है जो अलग अलग थी, बेसिकली दोनों को लिख लिया है, तो उसको आपने पहली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से भी, फिर ये वाला प्लस का साइन डाला है और फिर यही वैल्यू यानी x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये आपकी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी इस दूसरी रकम से भी, और उस तरफ 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब मैं यहाँ ये लाइन डाल देता हूँ कि ये रफ यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये चलिए मैं इधर नीचे कर लेता हूँ, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x ये ज़रब का निशान डाला, मल्टीप्लाई का ज़रब x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आगे देखिए, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से क्रॉस हो गया, ये x इस x से क्रॉस हो गया। ये मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये है कि आपकी डिवीजन के नीचे वाली सारी रकमें ख़त्म हो जाएं। अब देखिए ऊपर बच रहा है x और x, वो मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये वाला क्योंकि ये तो क्रॉस हो चुका है, x और x² हो गया, प्लस ये वाला आगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 1 दो दफ़ा आ रहा है। इक्वल के साइन के बाद 6 है, साथ में ये वाला x है, और अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 6x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो फार्मूला है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका फार्मूला जो है वो भी मैंने यहाँ इस रकम के ऊपर अप्लाई करना है। पहले वाला x स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद ये a प्लस बी यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब 6x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 6x x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 6x ही आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर एज इट इज़, ये वाला भी x स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बन गया 2x, और दूसरी तरफ आपके पास लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब वैसे तो हम लेफ़्ट पर वैल्यूज़ इकट्ठी करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पहले इन्हें ऐड कर लेता हूँ, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोफिशिएंट्स डील करते हैं, पावर और बेस सिर्फ देखा जाता है कि ऐड वगैरह हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसके साथ 1 है, उसके बाद 2x है। मैं ये वाली बात रिपीट कर दूं, जब हमने प्लस या माइनस करना है तो हमने बेस और पावर देखनी है, असास और कुव्वत नुमा देखना है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरीके से आ जाएंगे। जो फ़र्क पड़ेगा वो अददी सर यानी कोफिशिएंट्स पे पड़ेगा। इसका अददी सर भी इस तरीके से 1 माना जाएगा। ठीक है, और इसका भी अददी सर 1 है, तो 1 और 1 होकर ऐड होकर 2 हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ लिखा हुआ 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब अगर आप अपनी इक्वेशन की म्यारी फॉर्म देखें, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको पता चलेगा लेफ़्ट साइड पर आपने इक्वेशन बनानी है और राइट साइड पर 0 रखना है। इसका मतलब है ये सारी रकम इधर से उठकर दूसरी तरफ जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बीच में और डाल के दोनों अंदाज में से आप जो आपको ईजी लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा, या लिख के मैं इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर
ये यहाँ से मैंने उठाया 2x², ये 6x² इधर आकर माइनस हो गया, x² वाली वैल्यू को साथ में भी लिखा है। उसके बाद x वाली वैल्यू लिख रहा हूँ +2x, ये 6x उस तरफ जाकर माइनस हो गया, फिर +1 = 0। अच्छा, इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं कि वैल्यू को उठा के राइट पर ले जाएं। 6x² पहले ही उधर लिखा हुआ है, 2x² उधर जाकर माइनस हो गया, ये वाला 2x² उस तरफ जाकर इधर प्लस हो रहा था, नंबर के शुरू में कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है, इधर प्लस हो रहा था, उधर जाकर माइनस हो गया। उसके बाद 6x उधर ही था, प्लस ही था, प्लस ही रहा। उसके बाद 2x उधर जाकर माइनस हो गया, +1 दूसरी तरफ जाकर -1 हो गया, और 0 अब कहाँ बनेगा, वो इस साइड पर रहेगा। ठीक हो गया जी। ये मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है 2x² - 6x² + 2x - 6x + 1 = 0, और इधर लिखा हुआ है 0 = 6x² - 2x² + 6x - 2x - 1। इन दोनों में से एक अप्रोच फॉलो कीजिएगा। मुझे ये वाली आसान लगती है, मैं पहले इसे शुरू कर रहा हूँ, फिर इसको पूरा करूँगा। देखिए 6x² और 2x² वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी, क्योंकि x² है, सेम बेस और सेम कुव्वत। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस होगा। 6 में से 2 गया तो बाकी बचा 4x²। इसी तरह यहाँ x और x की रकमें ये भी प्लस माइनस होंगी, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस करना पड़ेगा। बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आएगा। 6 में से 2 गया तो बाकी 4x बच गया, और -1 इस तरफ 0 है। इक्वेशन में ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड को राइट पर और राइट साइड को लेफ्ट पर लिख दें। तो मैंने लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इस तरफ क्या होगा, +2x² है, -6x² है, तो दोनों आपस में माइनस होंगे। बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आएगा, और आपके पास आ जाएगा 4x², लेकिन साथ में माइनस। इसी तरह +2x - 6x ये मिलकर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 4x रह जाएगा। 6 में से 2 गया 4, और बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आ गया। +1 = 0। अब देखने में तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, लेकिन आपने शुरू में माइनस नहीं रखना, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि ये 4x² प्लस हो जाएगा, ये 4x प्लस हो जाएगा, और ये +1 जो है ये -1 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, आप सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप इधर भी -1 और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पे भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है। ये लाइन मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि वो बीच में इक्वल की वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये जो बाहर माइनस है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 ने तो उसको 0 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं डाला। तो देखिए दोनों तरफ का आंसर सेम आया है। जो दोनों तरफ की म्यारी शक्ल बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम दोनों में से एक ही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और वही अप्रोच जो है वो हमारे लिए सही होगी। तो ये दोनों में से आपने एक अप्रोच इस्तेमाल करनी है। मुझे ये वाली बेटर लगती है, पर अगर आप लोगों को ये वाला अंदाज़ अच्छा लगे तो आप इस अंदाज में कर लें। दोनों में और है या है, आपने दोनों में से एक करना है। ये तो हो गया सवाल नंबर पहले सवाल की तीसरी जुज़ क्लियर हो गई। ठीक है। ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर कर आराम से सारा क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिर तक नोट कर लीजिए। ठीक है। और अब हम चलते हैं चौथे जुज़ को देखते हैं। चौथे जुज़ में क्या है। चौथे जुज़ में जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चौथे जुज़ का मैं आपको आंसर बताकर उसमें एक छोटी सी बात बतानी है, इसलिए मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। फोर्थ पार्ट का जो हमारा आंसर है वो है x² - 1 = 0। फोर्थ पार्ट का आंसर है x² - 1 = 0, यानी इसमें ax² वाली वैल्यू है, c वाली वैल्यू है, लेकिन bx वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो जब इस तरीके से ये एक वैल्यू मिस हो गई है तो इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ना ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ना इत्तफाकन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने थर्ड पार्ट में की है। ना ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना ये वाली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन चौथे पार्ट में जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ 2 स्टेप्स में आए हूँ, आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, बशर्ते कि आप गलती ना करें। गलती का इम्कान ये है कि आप इसको तो प्लस कर देंगे, लेकिन शायद इसको प्लस ना करें, शायद इसको माइनस ना करें। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप पूरा लिखा है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करूँगा, मतलब इसी जगह पर लिखूँगा अगला लेक्चर, ताकि आप लोगों को ये रूल्स वगैरह मुझे दोबारा बताते हुए ज़रा थोड़ी सी आसानी रहेगी। शायद चले वो उस लेक्चर की बात इंशाल्लाह उसी लेक्चर में करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा।
अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।